गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात दोस्तों। आज हम आंग्ल भाषा के व्याकरण में वाक्यों के निर्माण संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे और इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि किसी भी भाषा में सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है लेटर। लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं। अक्षर ध्वनि चिन्हों को कहा जाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इन अक्षरों के सार्थक समूह से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है और वाक्यों के भंडार को भाषा कहा जाता है। इन द सेम वे इन इंग्लिश लैंग्वेज the smallest unit of this language is letter, and the group of letters with meaning and sense is called words, and a group of meaningful words with sense is called sentence, and a vast store of sentences is called language. These sentences are used in speaking, understanding, to express our thoughts and ideas before others and to understand the thoughts and ideas of others. In this process, for students, I should advise that first of all they should learn and study tenses. Here we have to think over it that what does tense mean. Actually tense कहा किसे जाता है? हिंदी भाषा में टेंस का मतलब होता है तनाव या खींचना। तनु विस्तारे धातु से या क्रिया से तनाव बनता है, अर्थात हम वाक्यों को पूरे विस्तृत रूप से बनाना, उनका प्रयोग करना सीखें। अब इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें समय का वर्णन करना है, समय को 3 भागों में विभाजित करना है। जो बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है वो वर्तमान और जो आने वाला है वो फ्यूचर। और इनसे संबंधित अलग अलग वाक्य जिनका प्रयोग किया जाएगा उनका अध्ययन करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेंस मीन्स description of time. Here you have to understand tense is the description of time. This is not time, this is description of time. tense समय का वर्णन है, ये समय नहीं है। समय का वर्णन है। समय को 3 भागों में विभाजित करके हमें उन कालों से संबंधित वाक्यों का निर्माण और उनका प्रयोग सीखना है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम टेंस को 3 भागों में विभाजित करते हैं। वर्तमान जो समय है, वर्तमान जो काल है उसको प्रेजेंट टेंस, पीछे जो बीत गया उसे पास्ट टेंस और आगे जो आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल।
इसके आगे हम लोग प्रत्येक टेंस को चार चार भागों में विभाजित करेंगे। प्रेजेंट टेंस को लिया हमने सबसे पहले। प्रेजेंट टेंस को हमने चार भागों में विभाजित किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया का टाइम डेफिनेट यानी निश्चित नहीं होता। क्रिया होती है लेकिन निश्चित समय नहीं होता, और क्रिया बार बार होती है। इसी को इंग्लिश में कहा गया है कि हैबिचुअल एक्शंस एंड रिपीटेड एक्शंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब है निरंतर। इसका मतलब है कि इन वाक्यों के अंदर, इस टेंस के अंदर हम उन वाक्यों को लेंगे जो कर्ता के द्वारा की जा रही क्रिया को कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस एक्शन में शो करेंगे कि कर्ता वर्तमान में क्रिया कर रहा है, क्रिया जारी है। इसके बाद तीसरा लेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब है पूर्ण, यानी पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। वर्तमान में अभी अभी जो कंप्लीट एक्शंस हुए हैं उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब बीते समय में दी गई समय अवधि से या दिए गए समय बिंदु से क्रिया शुरू हुई और वर्तमान में भी जारी है, उसे हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों का मिक्सचर होता है। इस प्रकार प्रेजेंट टेंस के ये चार भाग हुए, और अब हम इन चारों भागों में से सबसे पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेंगे। इसी प्रकार इन चारों का अध्ययन करने के बाद पास्ट टेंस के चारों भागों को लेंगे, फिर फ्यूचर टेंस के चारों भागों को लेंगे, और इनसे संबंधित वाक्यों का निर्माण कैसे करें इस प्रक्रिया को देखेंगे। Hello students, now we will study present indefinite tense. Actually, this tense is used for repeated and habitual actions in present. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करने के लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि बार बार दोहराई जाने वाली क्रियाएं या कार्य और आदतन किए जाने वाले कार्य या क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में इस टेंस को सेंटेंस निर्माण की दृष्टि से हम सबसे पहले अफर्मेटिव लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्यों को कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम दो भागों में विभक्त करने जा रहे हैं, और दो भागों में विभक्त करके तब इसका अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का जो पहला भाग है वो पार्ट ए, जिसकी कंडीशन है इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर कर्ता एक वचन है तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। यहां पर यह समझ लेना आवश्यक है कि V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एस फॉर एग्जाम्पल, सीता एक गीत गाती है। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी सीता इज सिंगुलर। दिस स्ट्रक्चर
will be implemented. This structure will be used. In this sentence you can see सीता is subject, एक गीत ऑब्जेक्ट गाती है वो, सीता V1 sing, S और S sings, object a song. Sita sings a song. Affirmative part B. If subject is I or you or plural, यदि कर्ता I है, you है या बहुवचन है तो स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एटसेट्रा. इसमें एस नहीं लगेगा. जैसे मैं एक गीत गाता हूं, आई सिंग ए सॉन्ग. डियर स्टूडेंट्स, यहां आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि अफर्मेटिव के पार्ट बी में एस क्यों नहीं लगता और पार्ट ए में एस क्यों लगता है. तो इसके लिए यह बता देना जरूरी है कि इन इंग्लिश लैंग्वेज all the all verbs are in their original form plural. यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सारी क्रियाएं अपनी स्वतंत्र अवस्था में अपने मूल रूप में बहुवचन होती हैं. And if we want to use these verbs with similar subject, then we have to make them similar. And to make them similar, this is a procedure. Then we have to add s or es at the end of the verb. But with these subjects, I, you or plural subjects, it is not necessary to add s or es because these are plural themselves. Yeah. मैं एक गीत गाता हूं, इसमें सब्जेक्ट में एक गीत ऑब्जेक्ट गाता हूं क्रिया है. सेंटेंस विल बी आई सिंग ए सॉन्ग. आई सिंग ए सॉन्ग. And now we will move towards negative sentences. नकारात्मक वाक्य जो नहीं के अर्थ में या भाव में प्रयुक्त होते हैं, मना करने के लिए.